हेलो डियर, आपका कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर स्वागत है। इसके अंदर हम करने वाले हैं जी एलिगेशन। इसको हिंदी में पृथ्वीकरण बोलते हैं। बाकी इसके नाम से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। हम इन फ्यूचर इसको एलिगेशन के नाम से ही रेफ़र करेंगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, पृथ्वीकरण अटक जाएगा भाई मुंह में, मैं एलिगेशन ही बोलूँगा। क्लियर है? और आम भाषा में एलिगेशन ही स्टूडेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने वेटेड एवरेज किया है। जितने सारे क्वेश्चन के ऊपर एलिगेशन जनरली 2 के ऊपर लगता है, ठीक है, 3 के ऊपर भी लगा सकते हैं, बट वो एक हिसाब से इररिलेवेंट हो जाएगा या फिर इनएफिशिएंट हो जाएगा, तो हम 2 वाला करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर वेटेड एवरेज लग सकता है उनके ऊपर एलिगेशन लग सकता है। जितनों के ऊपर भी आप एलिगेशन लगा सकते हो उनके ऊपर आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। तो इसलिए दोनों को मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि कहाँ पर क्या लगाना ठीक रहेगा। यही कन्फ्यूजन होता है सर, कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर वेटेड एवरेज लगाऊं, इस क्वेश्चन के अंदर एलिगेशन लगाऊं। ठीक है, चलिए इसे कंपेयर करते हैं। जो एलिगेशन है इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं और वेटेड एवरेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था उससे कंपेयर करते हैं। उम्मीद है कि वेटेड एवरेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको अब तक याद होगा। गजनी वाली प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आमिर खान वाली। चलिए जी, तो एलिगेशन और वेटेड एवरेज, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा ये लगाना है, किस केस में ये लगेगा, और ये आपको पता ही चल चुका है कैसे लगाना है। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। वेटेड एवरेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं। ठीक है, पहले ग्रुप की एवरेज 24 है, दूसरे ग्रुप की एवरेज 36 है। ठीक है, ये इनका एवरेज वेट हो सकता है, एवरेज हाइट हो सकती है, एवरेज इनकम हो सकती है, कुछ भी हो। 2 ग्रुप हैं अलग अलग पर्सनस के, मान लो एक की एवरेज 24 है, एक की एवरेज 36 है। तो क्वेश्चन इस तरह का होता था कि भाई इन दोनों ग्रुप को अगर हम मिला दें, मर्ज करके एक ग्रुप बना दें, तो एवरेज क्या आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए था इनकी क्वांटिटी का रेशियो कि भैया यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन है, एग्जैक्टली हमें इतना ना पता चले कि बंदे कितने हैं, लेकिन इतना तो पता चल जाए कि उनका रेशियो क्या है, कि किस किस रेशियो में इनकी क्वांटिटी है। यहाँ पर पर्सन कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, उनका एटलीस्ट रेशियो मिल जाए। है तो यहाँ पर हम फाइनली क्या बता रहे थे कि इनको मिलाने के बाद फाइनल एवरेज क्या होगी। यहाँ पर 5 बंदे हैं जिनकी एवरेज 24 है, यहाँ पर एक बंदा है जिनकी एवरेज 36 है, तो इन ग्रुप्स को मिला दे तो फाइनल एवरेज क्या होगी। हमें ये 2 चीज़ें गिवन होती थी, हमें फाइनल एवरेज निकालनी होती थी। बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होएगा, देखो यहाँ पर हमें ये तो आपको दोनों जगह गिवन मिलेगा, ये तो ठीक है। यहाँ पर अगर हमें फाइनल एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, निकाले एक बार। 5 × 24 120 प्लस 1 × 36 36 डिवाइडेड बाई 5 + 1 6, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी जी 6 से काटोगे तो 20 पर और 6 पर 26। तो यहाँ पर फाइनल एवरेज पूछी है, वहाँ पर फाइनल एवरेज बताई जाएगी, वहाँ पर फाइनल एवरेज बताई जाएगी। तो पूछा क्या जाएगा, 3 ही चीज़ें हैं कि भाई एवरेज बता दी, नंबर बता दिया कि भाई किस रेशियो में है, तो ये पूछ ली। तो अगर ये 3 बता दी तो रेशियो पूछ लेगा कि भाई रेशियो बता दो, रेशियो क्या है। अगर हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक की एवरेज 24 है, एक की एवरेज 36 है, उन दोनों ग्रुप्स को मिलाने पर फाइनली एवरेज 26 हो जा रही है, तो किस रेशियो में वो जो ग्रुप्स है उनका साइज, उसका क्या रेशियो है। ये जो 2 ग्रुप्स आपने मिला दिए हैं, इनके साइज का क्या रेशियो है, यहाँ पर कितने बंदे थे, यहाँ पर कितने बंदे थे, उनका क्या रेशियो है, तो ये एलिगेशन का हो जाएगा। क्लियर है? फाइनल एवरेज दे दी तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, फिर कैसे लगाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई एलिगेशन है क्या, उसको एक बार मैं विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक ग्रुप था जिसकी एवरेज थी 24, एक ग्रुप था जिसकी एवरेज थी 36। ठीक है, अगर इस ग्रुप के अंदर और इस ग्रुप के अंदर, दोनों के अंदर अगर बराबर बराबर बंदे होते, यहाँ पर भी 10 बंदे होते, यहाँ पर भी 10 बंदे होते, तो एवरेज 24 और 36 के एग्जैक्टली बीच में आती है। एग्जैक्टली बीच में कितनी होती, 30 होती। 24 + 36 डिवाइडेड बाई 2 एग्जैक्टली बीच में होती। तो अब सर एवरेज ये 26 है, ये किस चीज़ पर डिपेंड किया है, ये डिपेंड किया है कि भैया इस ग्रुप के कितने बंदे हैं और इस ग्रुप के कितने बंदे हैं। जिस ग्रुप में ज़्यादा बंदे होंगे वो अपनी तरफ एवरेज को उतना ही खींच लेंगे। रस्सा कस्सी का मैच लगा लो, जब टीम होती है ना, एक रस्से को उधर से पकड़ रखा है, इधर से पकड़ रखा है, टग ऑफ वार,
ये इधर से खींच रहे हैं, वो उधर से खींच रहे हैं, जिनमें जितनी जान होगी वो उतना ही अपनी तरफ खींच लेंगे। तो जिस ग्रुप के अंदर जितने ज्यादा बंदे होंगे, एवरेज की बात नहीं है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी ना, जिसके अंदर बंदे ज्यादा होंगे वो उतना ही अपने पास खींच लेगा, वो दूसरे से उतना ही दूर कर देगा। तो यहां पर इन्होंने एवरेज को कहां पर कर दिया है लोकेट, बताओ। यहां पर एवरेज है, 24 के पास है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, बताओ कि इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जिस ग्रुप की एवरेज 24 है उसमें ज्यादा बंदे हैं। देखो 36 से दूर है, 24 के पास है, यानी कि जिस ग्रुप की एवरेज 24 है इसके अंदर ज्यादा बंदे हैं। ये अपनी पास खींच लिया इन्होंने एवरेज को, ठीक है। तो इनके बंदों को पता है कौन सी वैल्यू डिनोट करेगी, इनके बंदों को वैल्यू डिनोट करेगी कि जिनके अंदर ज्यादा ताकत है वो दूसरे नंबर से उतनी ही दूर खींच लेंगे एवरेज को। तो इनके नंबर को डिनोट करेगी ये वाली वैल्यू। इन्होंने 36 से कितना दूर खींच दिया, 36 से कितना दूर खींच दिया, 10 यूनिट दूर खींच दिया। इनके इस ग्रुप में कितने बंदे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10, और 36 जिस ग्रुप की एवरेज है उन्होंने 24 से कितनी दूर रखा, कुछ ना कुछ बंदे तो उसमें भी होंगे, थोड़ी सी तो जान उन्होंने भी लगाई है। तो उन्होंने कितनी दूर रखा है 24 से, उन्होंने 2 दूर रखा है। तो उसके अंदर कितने बंदे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू 2। क्लियर है। तो रेशियो क्या होएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 1:5। 5 कितने होंगे, इस 5 बंदे किसके होंगे, इसके, एक बंदा होएगा इसका। तो 5 बंदे किसके होंगे, इसके, एक बंदा होएगा इसका। लेकिन यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा ये सिस्टम, ऐसे कौन सॉल्व करेगा नंबर लाइन बना के। तो इसी सिस्टम को ईजी बनाने के लिए जो एलिगेशन है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमने बना दिया है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर है। एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले पर ही सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर बता देता हूँ। देखो कि ये पहला ग्रुप है जिसकी एवरेज 24 है, एक दूसरा ग्रुप है जिसकी एवरेज 36 है। जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो फाइनली जो ग्रुप बना इन दोनों को मिलाने पर उसकी एवरेज 26 है। तो हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को इसके नीचे लिख देंगे, इनके डिफरेंस को 24 के नीचे लिख देंगे। ऐसे क्रॉस हमने लिख दिया, इनके डिफरेंस को उधर लिख देंगे। और आपने सिर्फ डिफरेंस लिखना है, ऐसे मत करना कि 36 - 26 10, 24 - 26 -2, ना 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 ना, सिर्फ डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस। ठीक है। इनके डिफरेंस को मैंने इधर लिख दिया, इनके डिफरेंस को इधर लिख दिया, बिकॉज इस डिस्टेंस को इसका साइज रिप्रेजेंट कर रहा था, इस डिस्टेंस को उसका साइज रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसलिए हम ऐसे क्रॉस लिख रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि भाई जिस ग्रुप की एवरेज 24 थी उसके अंदर अगर 5 बंदे हैं तो जिस ग्रुप की एवरेज 36 थी उसके अंदर एक बंदा है। इन दोनों के साइज का रेशियो मिल जाएगा, इसीलिए हम क्रॉस लिख रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। एलिगेशन कब लगेगा, एलिगेशन लगेगा जब आपको ये एवरेज बता रखी है और आप कि किस किस एवरेज के ग्रुप मिलाने हैं और फाइनली क्या एवरेज आई। अगर फाइनली एवरेज उसने पूछ ली तो हम वेटेड एवरेज से निकाल लेंगे, बाकी एक दूसरे की जगह ये दोनों आपस में हम लगा ही सकते हैं। क्लियर है। आगे क्वेश्चन के अंदर जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझे, फिर एलिगेशन का। एलिगेशन का बेसिक स्ट्रक्चर है एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एवरेज ऑफ सेकंड ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स को मैं मिला रहा हूं, इन दोनों की अलग अलग एवरेज है। पहले ग्रुप की एवरेज, दूसरे ग्रुप की एवरेज, इन दोनों ग्रुप को मिलाने पर जो एवरेज आई उसको हम लिखते हैं बीच में एवरेज आफ्टर मिक्सिंग बोथ द ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स को मिलाकर क्या फाइनल एवरेज बनी, और इनका जो डिफरेंस है इन दोनों का वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं वहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो इस ग्रुप के अंदर कितने बंदे हैं, इस ग्रुप के अंदर कितने बंदे हैं, उनके रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअल नंबर नहीं बताएगा कभी भी, रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है। तो एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। क्या, देखो कि मेरे भाई ये एक ग्रुप था जिसकी एवरेज 24 और ये एक ग्रुप है जिसकी एवरेज 36 है। इन दोनों ग्रुप्स को आप मिलाओगे तो एक बार अपने ध्यान में एक बात बैठाओ, एक बार ध्यान से सोचो। इस ग्रुप के अंदर कितने बंदे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इन सब के हाथ में कितना है, 24। सबके हाथ में 10 बंदे हों, 20 बंदे हों, सबके हाथ में 24 रुपये हैं ऐसे मानो। इस ग्रुप में जितने ही बंदे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सबके हाथ में 36 रुपये हैं। अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को मिलाऊंगा, अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को मिलाऊंगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ग्रुप्स को मिलाने पर सबके हाथ में रुपये 24 से भी कम हो गए? नहीं हो सकता।
इनके पास 24 हैं, जब वो 36 वाले इनके पास आएंगे तो 24 से तो बढ़ेगी, 24 से कम तो क्यों कैसे हो जाएंगे? सबके हाथ में 24 हैं, इनके हाथ में भी 24 हैं, तो 24 से तो ज्यादा अभी भी है ना। इनके हाथ में मिनिमम 24 है, उनके आने से बढ़ेगी ही एवरेज, बिकॉज उनके पास 24 से ज्यादा है। तो अगर आप दो ग्रुप्स को मिला रहे हो और उनकी जो मिनिमम एवरेज, मतलब जो जिस ग्रुप की एवरेज कम है उससे कम एवरेज कभी भी नहीं हो सकती, उसके बराबर भी नहीं हो सकती। एवरेज हमेशा जो छोटी एवरेज वाला ग्रुप है उससे ज्यादा ही होगी उनको मिलाने पर, और जो बड़ी एवरेज वाला ग्रुप है उससे कम ही होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि इनको मिलाया और सबके पास 36 हो गए या 36 से ज्यादा हो गए। कैसे? कुछ बंदों के पास 36 है सबके हाथ में, इनके पास 36 से कम है, तो 36 कैसे हो जाएंगे भाई? सबके पास 36 से तो कम ही रहेंगे ना। तो एवरेज हमेशा इन दोनों, ये जो दो वैल्यूज हैं इनके बीच में घूमेगी, इनके बराबर भी नहीं हो सकती। एवरेज क्या होगी? 24 विल बी लेस देन, जो एवरेज विल बी लेस देन 36। एवरेज इनके बराबर भी नहीं हो सकती, इनके बीच में घूमेगी। ठीक है, जिस ग्रुप के अंदर ज्यादा बंदे होंगे बस उसके पास पड़ी रहेगी, वो मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो एक बार ये दो पॉइंट देख लेते हैं। फाइनल एवरेज आफ्टर मिक्सिंग डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एवरेजेस। फाइनल एवरेज, हिंदी वाले भी इसको समझो भाई एक बार, फिर अपनी भाषा में लिखना। फाइनल एवरेज आफ्टर मिक्सिंग डिफरेंट ग्रुप्स, जब आप डिफरेंट ग्रुप्स को मिक्स कर रहे हो तो जो फाइनल एवरेज होगी आफ्टर मिक्सिंग डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एवरेजेस, अलग अलग ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, उनको अगर हम मिक्स कर दें और फाइनली उनको मिक्स करने पर जो एवरेज आई दैट विल बी मोर देन द ग्रुप विद द मिनिमम एवरेज, जिस ग्रुप की मिनिमम एवरेज थी उससे तो ज़्यादा ही होगी हमेशा, एंड लेस देन द ग्रुप विद द मैक्सिमम एवरेज, और उनमें से किसी ग्रुप की मैक्सिमम जो एवरेज थी उससे कम रहेगी हमेशा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर मेरे पास 3 सेक्शन हैं स्टूडेंट्स के ABC, यहाँ पर एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के 20 हैं, यहाँ पर एवरेज मार्क्स 22 हैं, यहाँ पर एवरेज मार्क्स 26 हैं। मुझे पता नहीं यहाँ पर कितने कितने स्टूडेंट हैं, हाँ एटलीस्ट 0 से ज़्यादा हो, ये ना होगी इसके अंदर 0 स्टूडेंट है ना, ऐसा मजाक नहीं करना। ठीक है, तो इन तीनों के मुझे पता नहीं कितने स्टूडेंट है, और चाहे कितने भी स्टूडेंट हो मुझे ये पता है कि एवरेज जो है वो 20 से तो ज़्यादा रहेगी, 26 से कम रहेगी। एवरेज विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड द ग्रुप विद मोर नंबर ऑफ आइटम्स, जिस ग्रुप के अंदर ज्यादा आइटम होंगे एवरेज उसके ज्यादा पास होंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं, ये दो चीजें लिख लो, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो। तो अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, हमने वेटेड एवरेज के भी आसान आसान से क्वेश्चन किए, एलिगेशन के भी आसान आसान से क्वेश्चन करेंगे, एक आधे ठीक ठाक क्वेश्चन भी कर लेंगे एंड में। ठीक है, उसके बाद जो मिक्सचर कंसेप्ट है उसके क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के 2 लेक्चर लेंगे, उनमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो जी, ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल बी मिक्सड विद दैट ऑफ 50% एल्कोहल सो एज टू गेट ए मिक्सचर ऑफ 45% एल्कोहल। तो आपने ये देखना है कि भाई फर्स्ट ग्रुप एक चीज और दूसरी चीज, 2 चीजों को मिलाया जाएगा। ठीक है, 2 चीजों की कुछ एवरेज होगी जिनको मिलाया गया, और उनको मिलाने के बाद फाइनली कुछ एवरेज होगी। आपको ये वैल्यूज पहचाननी है कि कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें मिलाई गई हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल, एक मिक्सर है 30% एल्कोहल वाला, उसको मिलाना है 50% एल्कोहल वाले में, सो एज टू गेट ए मिक्सर ऑफ 45% एल्कोहल, ताकि फाइनली जो मिक्सर मिले उसके अंदर 45% एल्कोहल हो। तो फाइनली हमें कितने परसेंट चाहिए? 45%। और हमने किन किन को मिलाया है? 30% और 50% वाले। 30% एल्कोहल है एक मिक्सर में, एक मिक्सर में 50% एल्कोहल है, इनको मिलाकर 45% एल्कोहल हो गई। तो हमें यह पता लग जाएगा कि साइज क्या था, ये कितना मिलाया, ये कितना मिलाया, किस रेशियो में मिलाए गए। 50 में से 45 गए 5, 30 में से 45, 30 और 45 का डिफरेंस 15, तो 5 एकम 5, 5 से 15, 1:3 का रेशियो, इस रेशियो में मिलाए गए हैं। अगर ये मिक्सर 1 लीटर था तो ये 3 लीटर था, अगर ये 10 लीटर था तो ये 30 लीटर था। हमें सिर्फ रेशियो मिलता है जी, एक्चुअल चीज़ें नहीं मिलती। ठीक, क्लियर है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब ये बात समझ गए हैं। 2 ग्रुप्स होंगे जिनकी अलग अलग एवरेज होएगी,
अब एवरेज को हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरेज वेट, एवरेज हाइट, एवरेज एज, एवरेज इनकम, ठीक है, एवरेज कॉस्ट, कंसंट्रेशन हो सकती है, जो भी मैंने आपको वेटेड एवरेज के अंदर बताया था कि भाई इतने % एल्कोहल है, इतने % एल्कोहल है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, वो सारे हो सकते हैं। इतने रुपए पर इतने ब्याज लगा, कुछ रुपए पर इतना ब्याज लगा, फाइनली ओवरऑल इतना ब्याज लगा, तो हमें पता लग जाएगा अच्छा इतने % ब्याज पर इतने रुपए दिए थे, इतने % ब्याज पर इतने रुपए दिए थे, रेशियो पता लग जाएगा। तो जो सारी चीजें वेटेड एवरेज में बताई थी वो सारी यहाँ पर भी हो सकती हैं। धीरे धीरे सबको प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। ये बताओ, द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई 250 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, पूरी क्लास ने जो मार्क्स स्कोर किए वो क्या है, 54। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, गर्ल्स की जो एवरेज है वो कितनी है, गर्ल्स की एवरेज है भाई 80, और बॉयज़ की जो एवरेज है वो कितनी है मेरे भाई, बॉयज़ की एवरेज है 30। और क्लास के अंदर क्या होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़, ये दोनों मिलाकर पूरी क्लास बन जाती है। एक ग्रुप है जिसकी एवरेज 80 है, एक ग्रुप है जिसकी एवरेज 30 है। अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को मिला दूं, यानी कि पूरी क्लास की एवरेज उसने क्या बता रखी है, 54 है। यानी कि इन दोनों ग्रुप्स को मिलाने के बाद फाइनली इतनी एवरेज हो जाती है। तो मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो मिल जाएगा अब यहाँ पर। तो इन दोनों में कितना फ़र्क है भाई, 24। इन दोनों में कितना फ़र्क है भाई, 26। तो रेशियो क्या है, 12:13, ठीक है। अब उसने क्या बताया, उसने बताया है द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 250 स्टूडेंट, कि टोटल स्टूडेंट 250 हैं, 250 हैं टोटल स्टूडेंट, ठीक है। हमारे हिसाब से 12 लड़कियां हैं और 13 लड़के हैं रेशियो में, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 25। 25 की वैल्यू क्या है, 25 की वैल्यू है 250, यानी कि 10 गुना है, तो 120, 130 और 250 ये हो जाएगा। एक्चुअल चीज़ें रेशियो से 10 गुना है। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 130, ठीक है जी। ये बताओ, ये देखता हूँ आप बताओगे कि नहीं। A container contains 20 liter mixture in which there is 10% सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंटेनर है, उसके अंदर 20 लीटर का एक मिक्सर है, ठीक है, उसके अंदर 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडिड इन इट। ध्यान से देखो, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्वांटिटी बताओ सल्फ्यूरिक एसिड की जो ऐड की जा सके इन इट, किसके अंदर, मिक्सर के अंदर। तो आपने देखना है किन किन चीज़ों को मिक्स कर रहा है, दो चीज़ों को मिक्स करके एक फाइनल चीज़ बन रही है। गर्ल्स की ये एवरेज, बॉयज़ की एवरेज, इनको मिक्स करके ये एवरेज। पिछला क्वेश्चन 30% कंसंट्रेशन वाला मिक्सर, 50% कंसंट्रेशन वाला मिक्सर, इनको मिलाया तो ये एवरेज। तो दो चीज़ों को मिला रहे हैं, उनकी कुछ एवरेज है और उनको मिलाने के बाद कुछ एवरेज है। तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किन दो को मिला रहे हो भाई, किन दो को मिला रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया कितना सल्फ्यूरिक एसिड डालूं इस मिक्सर के अंदर, ठीक है, अच्छा, यानी कि एक तो हमारे पास मिक्सर है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ओके। तो इन दोनों को मिलाने के बाद फाइनली हमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अच्छा, फाइनली 25% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो आप ये बताओ इस मिक्सर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कितने % है, फाइनली तो 25 चाहिए। इस मिक्सर के अंदर सर 10% है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर 10% है। और जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है उसके अंदर कितना सल्फ्यूरिक एसिड है, अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो 100% ही होएगा, क्लियर है, सल्फ्यूरिक एसिड ही मिलाया है तो इसके अंदर 100% है। तो हमने किया क्या है, आपने क्या ध्यान देना है, अगर पहली बार करोगे तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट। आपने ये देखना है कि किन दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं। एक मिक्सर के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं, तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड 100% है, इसके अंदर 10% है। इन दोनों को मिलाकर हमें फाइनली 25% चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये लो भाई, इतनी इतनी कंसंट्रेशन वालों को मिलाकर इतनी कंसंट्रेशन वाला चाहिए। तो अभी पता लग जाएगा किस रेशियो में मिलाना है। 15 एकम 15, 15 पंजे 75। सल्फ्यूरिक एसिड जितना भी है उससे 5 गुना वो मिक्सर होएगा। और इन लोगों ने क्या बता रखा है,
इन लोगों ने बता रखा है एक कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सर। ये जो मिक्सर है ये 20 लीटर है, ये जो मिक्सर है 20 लीटर है, तो 5 का 4 गुना है, तो इस 1 का 4 गुना 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया होगा पक्का। कितने लीटर मिला है? 4 लीटर। क्लियर? इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आपने इन तीनों जगह पर क्या लिखा है, किस चीज़ की परसेंटेज लिखी है? सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज लिखी है कि इसके अंदर 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, इस मिक्सर के अंदर। यहाँ पर 100% सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर 25% है। आप सल्फ्यूरिक एसिड से जो दूसरी चीज़ है उसकी भी लिख सकते हो। वेटेड एवरेज में भी तो यही कर रहे थे, या तो हर एक जगह मिल्क लिख रहे थे या हर एक जगह वाटर लिख रहे थे। तो यहाँ पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड से दूसरी चीज़ लिख दो। इस मिक्सर के अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड 10 है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? मिक्सर के अंदर 90% पानी ही मान लो उसको, 90%। इस सल्फ्यूरिक एसिड तो 100% प्योर है, तो इसके अंदर पानी कितना होगा? आपको समझाने के लिए पानी मांग रहा हूँ कि दूसरी चीज़ पानी होगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी 0%। इनको मिला दिया तो फाइनली मिक्सर के अंदर 25% आया सल्फ्यूरिक एसिड, तो बाकी चीज़ कितनी आएगी? 75%। ऐसे कर लो भाई, इनके बीच में 75, इनके बीच में 15। बताओ डिट्टो वैल्यूज आई कि नहीं आई? 15 75 15 75। तो कोई भी चीज़ लिख लो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो तो तीनों जगह सल्फ्यूरिक एसिड लिखना ध्यान करके, पानी लिखोगे तो तीनों जगह पानी लिखना ध्यान। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करने का दिल कर रहा होगा पक्का। मैं आपके दिल की बात जानता हूँ, टेंशन मत लो। बाबा जाने मन की बात और भूतेश जाने दिल की बात। ये क्वेश्चन करो। इन 50 ग्राम अलोय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एक अलोय है गोल्ड और सिल्वर की, तो अब की बार आपने ध्यान से देखना है मिलाया क्या है, किन दो चीज़ों को मिलाया है। 50 ग्राम अलोय है गोल्ड और सिल्वर का, ठीक है भाई। द गोल्ड इज 80% बाई वेट, इसके अंदर गोल्ड 80% है, ठीक है भाई। हाउ मच गोल्ड शुड बी एडिड, हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्सड, कितना गोल्ड मिलाऊं? अच्छा, इस अलोय के अंदर टू दिस अलोय, यानी कि एक अलोय है उसके अंदर वो गोल्ड ऐड कर रहा है, किन दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है? ये बोल रहा है कितना गोल्ड मिलाऊं इस अलोय में। अच्छा, तो गोल्ड मिला रहे हैं इस अलोय में ताकि फाइनली जो गोल्ड है वो 95% हो जाए। ठीक है, ये वैल्यूज तो हम देख लेंगे। इस अलोय के अंदर गोल्ड कितना है भाई? 50 ग्राम की अलोय है, इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड की परसेंटेज पूछ रहा हूं मैं। गोल्ड है सर इसके अंदर 80%, ठीक है। इस गोल्ड के अंदर गोल्ड कितना है? सर ये गोल्ड है तो 100% ही होएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। हाउ मच गोल्ड शुड बी एडिड, इसके अंदर 80% गोल्ड है, इसके अंदर 100% गोल्ड है, और फाइनली हमें 95% गोल्ड चाहिए इन दोनों को मिलाने के बाद। इन दोनों का गैप 5, इन दोनों का गैप 15। किस रेशियो में होनी चाहिए चीज़ें? 1:3 रेशियो में होनी चाहिए। इस अलोय का जितना भी वेट है उससे 3 गुना वजन सोने का मिलाया जाएगा तो 95% होएगा फाइनली, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी, ठीक है। तो इसने बताया अलोय सर 50 ग्राम की है, एक को 50 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 को 150 ग्राम रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट, ठीक, क्लियर। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 150 हो जाएगी। आंसर इज ऑप्शन बी। अब मैंने तीनों जगह किस चीज़ की परसेंटेज लिखी है? मैंने तीनों जगह लिखी है गोल्ड की, ठीक है। आप सिल्वर की लिख दो, आप सिल्वर की लिख दो। मिला, अब ये नहीं है कि इस गोल्ड की जगह सिल्वर कर दोगे काट के, ना, ये है कि मिलाया किस किस चीज को है? अलोय को और गोल्ड को मिलाया है, सिल्वर थोड़ी मिलाया है, गोल्ड अलोय और गोल्ड को मिलाया है। मैं परसेंटेज सिल्वर की लिखूंगा, यहां पर सिल्वर कितना था, यानी कि गोल्ड के अलावा दूसरी चीज, सिल्वर हो जिंक हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस अलोय के अंदर सिल्वर कितना था? 20%। ये जो गोल्ड मिला है इसके अंदर सिल्वर कितना होएगा? 0%, क्योंकि प्योर गोल्ड मिलाया। फाइनली अगर गोल्ड 95% चाहिए तो सिल्वर कितना हो जाएगा? बाकी का 5%। इन दोनों का गैप देखो 5, इन दोनों का गैप देखो 15। एग्जैक्टली वही वैल्यूज आ गई, वैसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक। ये बताओ, A merchant has 100 kg of sugar, part of which he sells 8% at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% profit on the whole. तो देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बंदे के पास इतनी चीनी थी, ठीक है, इसमें से आधी चीनी उसने 8% प्रॉफिट पर बेच दी, और आधी नहीं
कुछ चीनी हमें क्या बता दी बेची है, ठीक है। कुछ चीनी उसने 8% प्रॉफिट पर बेच दी, कुछ चीनी उसने 18% प्रॉफिट पर बेच दी, और ओवरऑल जब उसने देखा तो उसको 14% का फायदा हुआ। तो यही मामला है ना, मैंने उसकी चीनी के बोरे अलग अलग रखवा दिए, मैंने कुछ बोरे यहाँ पर रखवा दिए। मैंने पूछा भाई इन बोरों के ऊपर, ये बोरे हैं फर्स्ट ग्रुप, इन बोरों के ऊपर कितना फायदा हुआ? तो उसने बोला सर 8% हुआ। फिर मैंने बोला ये जो दूसरे बोरे रखे हैं, मैंने बोला अलग अलग रखे हो, बोरों को अलग अलग फायदा कमाए। तो उसने बोला भाई यहाँ पर 18% फायदा हुआ। अच्छा, इन बोरों पर 8% फायदा, इन बोरों पर 18% फायदा, ओवरऑल सारे बोरों को देखें तो वो बोला भाई 14% फायदा। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर कितने बोरे थे, यहाँ पर कितने बोरे थे, यहाँ पर कितनी चीनी थी, यहाँ पर कितनी चीनी थी, यहाँ पर चीनी की कितनी क्वांटिटी थी, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी थी। सिंपल, उसका रेशियो आ जाएगा 18 और 14 का डिफरेंस 4, 8 और 14 का डिफरेंस 6, 2:3। जिस चीनी पर 8% का प्रॉफिट कमाया उसको 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी क्वांटिटी को, उसके वजन को। जहां पर 18% का प्रॉफिट कमाया उसको 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है। और इसने क्या बताया है, उसके पास टोटल 1000 किलो शुगर है, इसको और इसको मिलाकर टोटल 1000 किलो। तो 2 और 3 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1000। तो 5 का कितने गुना 1000, 200 गुना। एक्चुअल चीज़ें 200 गुना है। अब ये पूछ रहे हैं 18% फायदा जिस पे कमाया, तो 18% फायदा जिस पे कमाया वो है 3 यूनिट। एक्चुअल चीज़ें 200 गुना है, तो 3 यूनिट का 200 गुना 600। 600 kg है भाई, 600 kg है वो। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। आसान आसान क्वेश्चन है ये, मुझे भी पता है। मैं जोश में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सिखाना है। क्वेश्चन के हिसाब से जोश ऊपर नीचे थोड़ी होगा, सिखानी तो आपको हर एक चीज़ है, तो जोश तो कायम रहेगा। हाउ इज द जोश? हाई सर, जोश हाई रहेगा। ठीक है, करो, ये सीख लो, अपना बेसिक बना लो, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इनके थ्रू आपका बेस डेवलप किया जा रहा है। हर एक तरह के क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार, ए मैन बॉट ए हॉर्स एंड ए कैरियर्स फॉर ₹40,000। 40,000 का उसने खरीदा, ठीक है। ही सोल्ड द हॉर्स एट ए गेन ऑफ 10% एंड द कैरियर्स एट ए लॉस ऑफ 5%। तो उसने हॉर्स जितने का भी खरीदा था उसके ऊपर, हॉर्स उसने कुछ रुपयों का खरीदा होगा, और कैरियर्स ये जो भी है घोड़े की बग्गी, ये भी उसने कुछ रुपए पर खरीदी। तो उसने जितने भी रुपए का हॉर्स खरीदा, फायदा किस चीज़ के ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? रुपयों में ही होता है कि कितने रुपए का खरीदा। तो उसने जितने भी रुपए का हॉर्स खरीदा था उतने रुपयों पर उसको 10% का फायदा हुआ। जितने भी रुपए की उसने वो कैरियर्स खरीदी थी उतने रुपयों के ऊपर उसको 5% का नुकसान होगा। ओवरऑल उस भाई को 1% का फायदा। तो जो हॉर्स का कॉस्ट प्राइस था मुझे पता नहीं कितना था, जो हॉर्स का कॉस्ट प्राइस था मुझे पता नहीं कितना था, लेकिन उसके ऊपर उसको फायदा हुआ है भाई 10%। और फायदा हुआ है तो +10 से रिप्रेजेंट करोगे, नुकसान हुआ है तो माइनस से। ठीक है, और जो भी कॉस्ट प्राइस उस कैरियर्स का था उसके ऊपर उसको नुकसान हुआ भाई साहब 5% का। यहाँ पर कुछ रुपए हैं, वो तो उसको 10% बढ़ के मिल गए। यहाँ पर कुछ रुपए हैं, 5% घट के मिल गए। ओवरऑल पूरी ट्रांजैक्शन देखे तो भाई ये 2 ट्रांजैक्शन है, पूरी में 1% का फायदा हुआ। ठीक है, तो कर लो ऐसे, डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पर कितने रुपए थे, यहाँ पर कितने रुपए थे, उनका मिल जाएगा रेशियो। तो -5 और 1 के बीच में कितना गैप होएगा? मैंने क्या बताया था, साइन मैटर नहीं करता। साइन डेफिनेटली मैटर नहीं करता, यानी कि -5 -1 -6 आ जाएगा, वो मैटर नहीं करता। इसमें से ये घटाओगे -5 -1 तो -6 आ गया ना, या इसमें से ये घटाओगे 1 -5 6 आ गया। हमें पॉजिटिव लिखना है, लेकिन ये नहीं है कि साइन मैटर नहीं करता तो 5 और 1 के बीच में 4 फर्क बताकर कर दोगे। -5 और 1 के बीच का डिस्टेंस जो है वो तो 6 ही रहेगा भाई। -5 0 से 5 इधर है, ये 0 से 1 उधर है। साइन डजंट मैटर, बट डिस्टेंस तो ठीक बताना पड़ेगा एटलीस्ट। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिस्टेंस है? 6 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 का। तो 2:3 ये रेशियो है भाई, इसके कॉस्ट प्राइस और इसके कॉस्ट प्राइस का ये रेशियो है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स वाज, तो हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम कितना है? 5 यूनिट। और ये क्या बोल रहा है? 40,000। तो 5 का कितने गुना है भाई? 5 8 40, 8,000 गुना। रेशियो से 8,000 गुना है एक्चुअल चीज़ें, हमें बताना है हॉर्स का। तो 2 का 8,000 गुना 16,000। ठीक है,
बताइए। ए मैन परचेस्ड 2 फैंस फॉर रुपीज 2160। लोग जिसके फैन नहीं होते वो फैन खरीद लेते हैं, हर एक चीज में। ए मैन परचेज 2 फैंस फॉर रुपीज 2160 बाई सेलिंग 1 फैन एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। पहले फैन के ऊपर उसको फायदा हुआ 15%, प्रॉफिट है तो +15, एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 9%। दूसरे फैन पर उसको नुकसान हुआ 9%। और ये फायदा और नुकसान किस चीज़ का देखा जाता है? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस यानी कि कुछ रुपए थे, उनके ऊपर 15% फायदा, कुछ रुपए थे, रुपए की कुछ वैल्यू थी, कुछ क्वांटिटी थी, उसके ऊपर 9% का नुकसान। ओवरऑल सारे रुपयों पर देखें, सारी ट्रांजैक्शन में देखें तो ये बोल रहा है ही नीदर गेन्स नॉर लूजिस, ना फायदा है ना नुकसान। तो लेकिन हमें लिखना तो फायदा और नुकसान ही है, तो लिखेंगे 0%, ना फायदा ना नुकसान, यानी कि 0% फायदा। तो इन दोनों के बीच में कितने आ गैप है? 9 का। इन दोनों के बीच में कितने आ गैप है? 15 का। तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कितने रुपए इन्वॉल्व है, यहाँ पर कितने रुपए इन्वॉल्व है, उनका रेशियो। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन इन रुपीज। हर एक फैन का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो अभी बता देते हैं भाई। 5 और 3 8, 8 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो देखें 8 का कितने गुना है वो? 8 दूनी तो कितने गुना है भाई? पहाड़े में आता है, मेरे को याद नहीं है। 8 दूनी 16, 8 7 56, 27 के बारे में आता है। 8 दूनी 16, 27 का तो मेरे को वैसे भी याद, 25 तक याद किया है मैंने, मोर देन एनफ है। ठीक है। 24 निम्न 216 होता है, मेरे को लगा यार याद क्यों नहीं है। ठीक है। 27, 8 यूनिट की वैल्यू है 2160, तो इसका 270 गुना है। तो इसको अगर मैं 270 गुना करूँ तो 810, इसको 270 गुना करूँ तो 1350। ठीक है। ऑप्शन सी आंसर। इन क्वेश्चंस को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने अलग तरीके से करवाया है। बताओ कैसे करवाया? आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, दिमाग पे जोर डालो। ये देखो, मिस्टर मनी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000 एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट। अच्छा, मिस्टर मनी ने क्या किया? 12,000 रुपये लगा दिए उसने 10% ब्याज के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर उसने जितने भी रुपए लगाए उनके ऊपर 10% रुपये बढ़ के मिलेंगे ना, 10% ब्याज मिलेंगे। ठीक है। अब सर अगर बढ़ के मिलेंगे तो प्लस लगा दो, ब्याज हमेशा बढ़ के ही मिलता है, कभी नुकसान तो होएगा नहीं। तो अगर ब्याज का क्वेश्चन है तो प्लस लगाने की सेंस नहीं है। वैसे लगा सकते हैं, अगर नुकसान हो तो फिर माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ब्याज का क्या मतलब है? ये तो है नहीं ना कि हर साल जिसको मैंने रुपए दिए वो 5% काट के देगा, फिर तो देंगे ही क्यों। ब्याज हमेशा बढ़ के मिलेगा, हर एक जगह प्लस प्लस होएगा, फिर प्लस लगाने की जरूरत है। अदरवाइज सेंस वही है कि उसने यहाँ पर जितने भी रुपए दिए वो 10% बढ़ेंगे एक साल में। ठीक है। जो प्रॉफिट के अंदर होता है कि यहाँ पर जितने भी जो भी कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर 10% फायदा हुआ, सेम चीज़ है। यहाँ पर जितने भी रुपए लगाए 10% फायदा हुआ एक साल में, है ना। तो यहाँ पर जब आप 3 वैल्यूज लिखोगे, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ 10% फायदा है एक साल में, क्योंकि रेट क्या है 10% पर एनम, तो मुझे हर एक जगह एक साल की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर मैं 2 साल की परसेंटेज लिखूंगा तो हर एक के 2 साल की वैल्यू लिखूंगा। देखो, तो उसने कुछ रुपए लगाए 10% पे और कुछ रुपए उसने लगाए भाई साहब 20% पे, और टोटल जो उसको ऑन द टोटल अमाउंट जो उसको इंटरेस्ट मिला 14% पर एनम मिला। तो ठीक है, इन्होंने पर एनम ही बता रखा है 14%। कुछ रुपए के ऊपर 10% ब्याज, कुछ रुपए के ऊपर 20% ब्याज, ओवरऑल 14% ब्याज। तो लिख दो फिर डिफरेंस 6 4, 3:2 रेशियो है भाई। ठीक है। और इस वैल्यू को उसने बताया है कि ये 12 के है, तो 3 का 4 गुना, और उसने पूछा क्या वो देखते हैं फिर। फाइंड द टोटल अमाउंट। 3 यूनिट की वैल्यू बता रखी है, टोटल अमाउंट कितना है? 3 + 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 3 का 4 गुना, ऐसे ही 5 का 4 गुना 20,000 टोटल। ठीक, क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ताकि धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। ये बताओ, मिस्टर राधे हैज़ रुपीज़ 12,000, ही लेंट सर्टेन पोर्शन ऑफ हिस मनी। उसके पास टोटल 12,000 है, उसने उस मनी का कुछ हिस्सा 7% सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिया। तो
कुछ हिस्से से उसको 7% ब्याज आ रहा है। एंड द रिमेनिंग टू 12%, रिमेनिंग एट 12%, रिमेनिंग उसने बी को दे दिया। अच्छा, कुछ हिस्सा उसने ए को दे दिया, कुछ हिस्सा उसने बी को दे दिया 12% पर। ठीक है, ये गंदा लिखा गया। ठीक, इफ आफ्टर 3 ईयर्स उसको इतने रुपए मिले 3 साल में, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि उसको कितने रुपए मिले, मैं इंटरेस्टेड हूं कि कितने % ब्याज मिला। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा हूं ये रुपए कितने % है। अगर 3 साल में इतना ब्याज मिला है तो मैं इसको 3 से डिवाइड करना चाहता हूँ। 3 से डिवाइड कर दूं, 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो होएगा 1200। मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसको कितने % मिला। तो टोटल 12,000 थे, साफ साफ दिख रहा है 10% है। अगर सर साफ साफ ना दिखे तो उसके 1% से डिवाइड कर दो, उसका 1% 120 है, जितने पर भी जाएगा उतना ही % है ब्याज। 1% कितनी बार है, 10%। 2 3 2:3 रेशियो है। ठीक है, टोटल मनी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 यूनिट। 2 यूनिट ए को दिए, 3 यूनिट बी को दिए, उसके पास रुपए कितने थे टोटल 12,000। क्या पूछ रहे हैं, देन सम लेंट टू बी, तो बी को जो सम लेंट किया था उसकी वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू उसने बता रखी है, टोटल 12,000 थे उसके पास। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12,000 डिवाइडेड बाई 5। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 इंटू 12 7200, ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है भाई। ये बताओ इसमें कई बंदे सिली मिस्टेक करते हैं, ये बताओ। पॉज करके करो, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, एक आधी बार में थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ बस। स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर तो आप पॉज करके करेंगे, लाइव में अलग बात है। टाइम भी बच्चा अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेगा, वेस्ट भी नहीं होएगा। प्योर घी कॉस्ट ₹100 पर kg आफ्टर अडल्ट्रेटिंग, अडल्ट्रेट करना यानी कि उसके अंदर गड़बड़ करना, मिलावट कर देना। आफ्टर अडल्ट्रेटिंग इट विद वेजिटेबल ऑयल, उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल मिला दिया, यानी कि किया क्या गया है, प्योर घी के अंदर वेजिटेबल ऑयल मिला दिया गया। ये दो चीज़ें मिला दी जा रही हैं। प्योर घी की कॉस्ट क्या है, प्योर घी की कॉस्ट है 100 रुपये पर kg। एवरेज कॉस्ट, सर ये एवरेज कॉस्ट तो उसने नहीं बोला, 100 रुपये पर kg, हर एक kg की, पर kg, पर पर्सन। एवरेज क्या होती है, पर हेड डिस्ट्रीब्यूशन, पर kg 100 रुपये। कॉस्ट एक हिसाब से एवरेज ही होती है। ठीक है, तो प्योर घी की कॉस्ट पर kg, जैसे कि मान लो 7 किलो घी 700 का आया, 1 kg कितने का आया, 100 का, 100 रुपये पर kg। तो घी की कॉस्ट 100 रुपये, वेजिटेबल ऑयल की कॉस्ट 50 रुपये। जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों को मिलाकर फाइनली जो चीज़ मिली कितने की मिली, कितने की बन गई, 96 रुपये की, है ना। ये गलत मिस्टेक करेंगे कई बच्चे, यहाँ पर 96 नहीं लिखना है, ध्यान से पढ़ो। एक्चुअल में क्या है कि घी की कितनी कीमत है, 100 रुपये, घी का कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपये, वेजिटेबल ऑयल का कॉस्ट प्राइस क्या है 50 रुपये। जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो फाइनली जो चीज़ मिली उसका कॉस्ट प्राइस लिखना है कि इन दोनों को मिलाने पर फाइनली कॉस्ट प्राइस क्या मिला। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ही सेल्स द मिक्सर, वो बेच रहा है 96 रुपये पर kg में। तो पता नहीं ना कि वो उसको 96 का पड़ा है, 95 का पड़ा है, 94 का पड़ा है, 90 का पड़ा है, कितने का पड़ा है, फाइनली कॉस्ट क्या पड़ी है इन दोनों को मिला के हमें ये नहीं पता। बेच तो उसका बस चले वो 96,000 में बेच देगा, वो थोड़ी लिखेंगे हम यहाँ पर। बेच तो हो सकता है वो घी से ही महंगा बेचते, वो मिलावट करने के बाद भी 120 का बेचते, तो इन दोनों को मिलाने के बाद एवरेज 100 से ज़्यादा थोड़ी जाएगी ना। तो ये सेलिंग प्राइस है, इतने में बेचने के बाद उसको 20% प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 6/5 गुना में बेच रहा है, तो ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस से 6/5 गुना है। तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस क्या होएगा, इंटू 5/6, 16×5 80, उसको 80 रुपये में पड़ा है। तो यानी कि जब हमने 100 रुपये रेट वाला घी, 50 रुपये रेट वाला वेजिटेबल ऑयल मिलाया तो 80 रुपये की चीज़ बनी थी, फिर 20% कमा के वो 96 में बेच रहा था, तो हमें कॉस्ट प्राइस लिखना है भाई, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो कुछ भी हो जाएगा ना। ये भी नहीं है कि इसका सेलिंग प्राइस लिख दूँ, इसका लिख दूँ, इसका लिख दूँ ना। इस पे क्या पता 10% प्रॉफिट कर रहा हो, इस पे कुछ % प्रॉफिट कर रहा हो, इस पे कुछ % प्रॉफिट कर रहा हो, आप कॉस्ट प्राइस लिखो ऐसे। ठीक, ठीक है। तो अब देखें 30 30 3:2 3:2 के रेशियो में मिलाए हैं।
In what ratio does he mix the two? 3:2. ऑप्शन बी। ये बताओ वैसा ही क्वेश्चन, 8 liters ऑफ वाटर इज एडिड टू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। तो क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं? वाटर मिक्स किया गया है इसके अंदर, मिल्क के अंदर। ठीक है जी, वाटर और मिल्क ऐड किए गए हैं। 8 liters ऑफ वाटर इज एडिड टू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग 16 रुपये पर लीटर। मिल्क की कॉस्ट कितनी है? 16 रुपये। तो सर वाटर की कॉस्ट कितनी उसने बताई नहीं। अपने क्वेश्चंस के अंदर वाटर को फ्री का मानते हैं हम, 0 रुपये का। एग्जामिनर 0 रुपये का मानता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अदरवाइज वो बताएगा कि पानी 5 रुपये लीटर लिया, अदरवाइज पानी को 0 रुपये का। ठीक है, तो 16 रुपये के मिल्क के अंदर 0 रुपये का पानी मिलाया और फाइनली कितने का बन गया? फिर वो उसने ये नहीं बताया वो कितने का बन गया, उसने बताया कि वो इतने का बेच रहा है 33% फायदे के बाद। 33% का मतलब क्या है? 1 रुपये का फायदा 3 के ऊपर, यानी कि 4/3 गुणा में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस के 4/3 गुणा की वैल्यू ये है, तो इसको 3/4 गुणा कर दूं, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 15 का पड़ा उसे। फिर वो फायदा कमा के 20 का बेच रहा था, उसको 15 का पड़ा। 0 रुपये की और 16 रुपये की चीज़ मिलाई तो उसको 15 का पड़ा। अभी पता लग जाएगा कि किस रेशियो में मिलाया, सिर्फ डिफरेंस देखना है भाई, 1:15। इस रेशियो में मिलाया। वाटर अगर 1 यूनिट है तो दूध 15 यूनिट है, और उसने वाटर बता रखा है कि 8 लीटर है वाटर, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू है 8 लीटर। 8 गुना है तो 15 8 120, 120 लीटर दूध होगा पक्का। और यही पूछ सकता है वो, और क्या पूछेगा? अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ, इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000। इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 8%। तो टाउन की पॉपुलेशन कैसे बनती है? मेल फीमेल, टोटल पॉपुलेशन बन जाएगी। तो मेल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो 10% इंक्रीज हुई, फीमेल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो 8% इंक्रीज हुई। अगर इन दोनों को मिलाकर मैं देखूं ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया है, तो वो 9% का इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, देख लो, 10 और 8 के बीच में 9 है, 1 और 1 ही होएगा, ये बीच में ही रहेगी। मेल और फीमेल बराबर हैं, ऐसा ही है भाई, फीमेल पॉपुलेशन एंड द टोटल। ठीक है, तो मेल और फीमेल बराबर बराबर ही है। 4000 मेल है, 4000 फीमेल है शहर में पुरुषों की संख्या। देखो ये 10% है, ये 8% है। अगर इनको मिलाने के बाद एग्जैक्टली इनके बीच में आ गई, तो यानी कि मेल और फीमेल की जो संख्या है वो बराबर है। मैं जस्ट कैजुअली पढ़ रहा था, मैंने ध्यान नहीं देनी, तो डायरेक्टली 8000 में से आधे मेल आधी फीमेल है, डायरेक्टली हमें दिख रहा है। ठीक है, ये बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 200 लीटर ऑफ एसिड सॉल्यूशन विच हैज़ 15% एसिड कंटेंट। ओके, 200 लीटर एसिड सॉल्यूशन है, उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन है उस बेचारे के पास, उसके अंदर जो एसिड है वो 15% सॉल्यूशन है कुछ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन विथ 30%। अच्छा, 2 सॉल्यूशन है, एक 15% वाला है और एक दूसरा सॉल्यूशन है। आपके पास एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, वो 2 लेके बैठा है। एक सॉल्यूशन के अंदर एसिड 15% है, दूसरे सॉल्यूशन के अंदर 30% है। ये क्या बोल रहे हैं? हाउ मैनी लीटर्स, इसके अंदर ये 30% वाला कितने लीटर मिलाएं सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 20, ताकि 20 से तो ज़्यादा रहे और 25 से कम रहे, 20 से ज़्यादा रहे और 25 से कम रहे। तो आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने एक बार 20 से ज़्यादा रखना है ना, 25 से कम रखना है। एक बार आप 20 के बराबर देख लो कि 20 के बराबर कब होएगा। ठीक है, यहाँ पर उसने लीटर में बता रखा है, अभी निकाल लेते हैं कि 20 के बराबर कब होएगा, और इसके साइड बाय साइड हम सोल्व कर लेंगे। जो उसने दूसरी चीज़ दे रखी है कि 15% और 30% वाले को मिलाकर 25% से कम होना चाहिए, 20 और 25 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर हम सोच भी सकते हैं कि ये बड़ी वाली वैल्यू देगा, ये छोटी वाली वैल्यू देगा, लेकिन ऐसा क्यों सोचना है? आप दोनों को साइड बाय साइड निकालो। ठीक है, यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या आएगा 5, तो 1:2। ठीक है,
अगर मुझे 20% के बराबर कंसंट्रेशन करनी है तो ये पहले वाला सॉल्यूशन उसने कितने लीटर बताया था, 200 लीटर। अगर 2 की जगह 200 लीटर है, एक की जगह 100 लीटर आएगा। अगर 20% के बराबर करना है तो 100 लीटर मिलाना चाहिए। अब एक बार इसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। अगर 25% के बराबर करना है तो यहाँ पर गैप है 5, यहाँ पर गैप है 10, यहाँ पर रेशियो आ गया 1:2। उसने ये बता रखा है कि भाई साहब ये पहले वाला सॉल्यूशन जो है 200 लीटर है, तो अगर एक की वैल्यू 200 लीटर है तो दो की वैल्यू 400 लीटर, ठीक। अगर आपको 25% के बराबर कंसंट्रेशन करनी है तो 400 लीटर मिलाओगे, 20% के बराबर करनी है तो 100 लीटर मिलाओगे। आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा 100 लीटर और 400 लीटर के बीच में मुझे मिलाना है। मुझे क्या करना है, 100 लीटर और 400 लीटर के बीच में मिलाना है। तो मोर देन 100 लीटर बट लेस देन 400 लीटर। आपको रेंज पता लग जाएगी। आपको पता है आपको 20 के बराबर नहीं करना, 20 से के बराबर नहीं करना, इससे ज़्यादा करना है, 25 के बराबर नहीं करना, इससे कम करना है। खुद आपकी रेंज निकल कर आ जाएगी आपके साथ। क्लियर है? ये देखता हूँ आप करोगे कि नहीं। आपने खुद करना है, भले ही आपके 5-10 मिनट आपको लग जाएं, आपको खुद सोचना पड़े। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक। आपको कोशिश करनी है, आप खुद करो। इसके आगे के सारे क्वेश्चंस आपने क्या करना है, आपने टाइम देना है इनके ऊपर, ठीक है। आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि आई एम नॉट जीनियस, आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। जीनियस नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी जैसा हूँ, बस मैं प्रॉब्लम्स के साथ बैठा रहता हूँ। तुम शायद गिव अप कर दोगे 2 घंटे में, मैं 20 घंटे भी नहीं करूँगा, मैं 20 दिन भी नहीं करूँगा, एक दिन में सोल्यूशन के साथ आ जाऊँगा। और एक मिस्टर रिचर्ड फेनमैन बहुत ही तगड़े फिजिसिस्ट रहे हैं। फिजिसिस्ट क्या, वो कई फील्ड में उन्होंने काम किया है। उन्होंने भी यही बोली कि मैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दिया अपने फील्ड को, ठीक है। तो आप टाइम दो, आप टाइम दोगे, बदले में आपको लर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो कई क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, नहीं निकल रहे, ये नहीं कि एकदम से मेरा सोल्यूशन देख लोगे, यार टाइम दो ना उसको, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार टाइम लगेगा, आप सोचोगे, आपके दिमाग में नहीं आएगा, बट एक बार आपने टाइम दे दिया तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन जल्दी आपको स्ट्राइक होएगा। लेकिन ऐसे ही 1 मिनट ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर मेरा सोल्यूशन देख लिया, तो अगली बार भी स्ट्राइक नहीं होएगा, ठीक है। टाइम दिया करो। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे साथ एक दोस्त भी था, हम दोनों इकट्ठे प्रिपरेशन कर रहे थे। हमारे रूम से जो क्वेश्चन निकलता था ना, हम ये नहीं है कि आज डाउट आ गया टीचर से पूछ लिया, ना ना भाई, एक एक हफ्ते तक रगड़ देते थे आधे क्वेश्चन को। जैसे तो मतलब जो बढ़िया क्वेश्चन था उसी के अंदर डाउट आता था। फिर पहले मान लो मेरे को डाउट आया, पहले मैंने किया जम के, ईगो पे भी तो बात आ जाती है, दूसरे से ऐसे ही थोड़ी पूछ लेंगे। भाई इंटरेस्ट था मैथ्स के अंदर, क्लास में सबसे पहले जवाब देते थे, तो मैं कह रही है तो नहीं हो रहा, फिर दूसरे से पूछता था मैं, तो उससे वो भी ऐसे ही पूछा कि भाई देखना ज़रा, ये नहीं निकल रहा। हो सकता है उसने निकाल दिया हो तो ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हो सकता है उससे भी ना निकला, लगे हुए हैं 2 दिन में, अरे वो क्वेश्चन निकला क्या, नहीं निकला, अरे करते हैं, चलो करते हैं। तो फिर पता लगा कि भाई मान लो 5 दिन हो गए किसी से नहीं निकला, अगर चलो आज पूछते हैं। तो फिर टीचर यही बोलता था कि तुम जो डाउट पूछते हो ना भाई, ये नहीं आएंगे एग्जाम में। हालांकि हम उसी स्टडी मटेरियल चेक करते थे, वो बोलते थे ये तुम स्किप कर सकते हो, एग्जाम में स्किपेबल है। तो मतलब ऐसा डाउट हम छोड़ते ही नहीं थे जो एग्जाम लेवल का हो और हम खुद सोल्व ना करते हों। क्यों? टाइम देने के कारण। और हम मैथ्स में अच्छे क्यों हुए? टाइम देने के कारण। पहले भी अच्छे थे, बट उसके बाद और भी बच्चे थे जो अच्छे थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया। टीचर ये बोलता था कि भाई ये काम करके लाना, मैं उस काम को 2 बार मिनिमम करके लेके जाता, 2 बार। एक बार क्या, एक बार बोला मैंने, एक बार किया, टाइम बच गया तो दोबारी है। एक बार बोला है, एक बार तो मिनिमम करता ही था, टाइम ना बचे तो फिर दोबारा ना भी होता था कई बार, ठीक। टाइम दो, करें। 180 pens are divided into 3 types, A, B and C. All 3 types of pen are sold at profit of 12%, 25% and 18% respectively. A, B, C के ऊपर इतना इतना फायदा हुआ। तो उसने क्या बताया, ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम A एंड B, A और B से जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो इतना है। तो मुझे पता है कि A टाइप के जो पेन है उनके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, उनके ऊपर प्रॉफिट हुआ भाई 12%। बी टाइप के जो पेन है उनके ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 25%। और ए और बी के पेन को ओवरऑल मिला लें तो इन दोनों के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 19.8%। ए के पेन कितने हैं, बी टाइप के पेन कितने हैं, इसका रेशियो तो आ जाएगा, है ना, ये बढ़िया। तो करो इनका डिफरेंस, 25 में से 20 गए तो
5.2 और यहाँ पर 7.8। पॉइंट से पॉइंट गया, 26 दूनी 52, 26 थी 78, 2:3। सिर्फ रेशियो आया है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं। अगर A 2 है तो B 3 है, तो यहाँ से एक चीज़ मिल गई। अब और आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, उसने ये बताया है ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम ऑल 3 टाइप्स इज 19%। तीनों टाइप से जो प्रॉफिट मिला है वो 19% है। तो देखो, अगर मैं पेन को 2 ग्रुप में बांट दूं कि एक तो A और B टाइप के पेन को मैं इकट्ठा एक थैले में रख दिया, मैंने टाइप A और टाइप B के पेन को एक थैले में रख दिया कि लो भाई, टाइप C के पेन को मैंने अलग थैले में रख दिया, तो इस थैले में जो पेन रखे हैं उन पे ओवरऑल कितना प्रॉफिट, आप बोलोगे सर 19.8। इस थैले में जो पेन रखे हैं उनके ऊपर कितना प्रॉफिट है, C वालों पर, आप बोलोगे सर 18। और सारे दोनों थैलों के ऊपर मिलाकर कितना प्रॉफिट है, 19। सबके ऊपर तो 19। बस पता लग जाएगा इसका और इसका रेशो। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 0.8 है। तो 8/10 होएगा, 10 मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, 8/10, 10 इधर। मुझे तो सिर्फ रेशियो से लेना देना भाई, 5:4 रेशियो है, ठीक। अब आपने क्या करना है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर A प्लस B को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 5, और यहाँ पर A को 2, B को 3, A प्लस B को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 5। तो यहाँ पर तो नंबर सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी क्या होएगा, ध्यान से सुनो, कभी कभी यहाँ पर A और B को जोड़ोगे, मान लो 7 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो आपको रेशियो मर्जिंग की टेक्निक पता है ना, यहाँ पर 7 आ गया, उसी वैल्यू को यहाँ पर अगर 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 5, इधर 5 से गुणा कर दो, उधर 7 से, ताकि जो वैल्यू दोनों जगह है वो दोनों जगह सेम हो जाए। रेशियो के अंदर हम मर्जिंग करते थे भाई। अब सेम है तो फिर तो ठीक है भाई, तो सेम ही है ना। तो A की वैल्यू क्या होगी, 2, B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4। अब तो हम सभी को इकट्ठे कर ही सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टाइप A पेन्स, तो टाइप A के पेन, टाइप A के पेन है भाई साहब 2 आउट ऑफ टोटल कितने, 4 और 3 7 और दोनों 2/9 है टोटल पेन में से, टोटल 180 है ना, तो हो जाएंगे 40 पेन। ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करोगे, आसान क्वेश्चन है। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 मिल्क सॉल्यूशंस A, B and C are 10%, 20% and 30% respectively. They are mixed in the ratio 2:3:n, resulting in a 23% concentration solution. Find n. ऐसा क्वेश्चन तो वेटेड एवरेज के अंदर हमने किया था। एक तो आप उस तरीके से कर सकते हो कि 3 सॉल्यूशन है भाई A, B, C, इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, 10, 20, 30। ये तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2:3:n, ठीक है। इन तीनों को मिलाने पर ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हुई, 23, और ओवरऑल नंबर को क्या रिप्रेजेंट करेगा, तीनों को मिलाया तो 5 + n, है ना। तो कर दो इक्वेट, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, कर सकते हो। तो 10 × 20, 10 × 2 20 प्लस 20 × 3 60 प्लस 30n इज इक्वल टू 23 × दिस 115 प्लस 23n, ठीक है। ये 23n इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7n इज इक्वल टू 60 और 20 80, अगर ये 80 उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा और हो जाएगा 35। n की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी थी सर, फिर ये क्वेश्चन यहाँ क्यों दे दिया, वेटेड एवरेज में क्यों नहीं दिया। एक और तरीके से मैं करवाना चाह रहा हूँ इसलिए दे दिया, करो दूसरे तरीके से। देखो A, B और C के अंदर कंसंट्रेशन है 10, 20 और 30। इसने A और B का रेशियो तो आपको बता दिया ना, हाँ जी सर बता दिया। तो A और B का तो मैं बता ही सकता हूँ कि भाई जो A और B का मिक्सर है उसकी परसेंटेज तो मैं निकाल ही सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कि नहीं। A और B जो मिलाए गए हैं अलग अलग कंसंट्रेशन वाले, उनकी क्वांटिटी का क्या रेशियो, 2:3। तो एक बार निकाल लूँ A और B के मिक्सर का क्या होएगा, तो 2 × 10 20, 3 × 20 60 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, तो ये हो जाएगा 16। A और B को अगर हम इस रेशियो के अंदर मिला दें तो इस मिक्सर की जो कंसंट्रेशन है वो है 16%, ठीक है जी।
और जो सी वाला है उसकी कंसंट्रेशन है 30%। जब हमने इन तीनों को मिलाया तो कंसंट्रेशन हो गई थी 23%। ऐसे भी कर सकते हैं। इनके बीच में गैप 7 का, इनके बीच में गैप 7 का। ठीक है जी। तो रेशियो क्या आ गया? 1:1 सर। ठीक है। और यानी कि ए और बी की जो भी वैल्यू है वही वैल्यू सी की होगी। तो ए और बी की वैल्यू इसने बता रखी है, ए 2 है तो बी 3 है। अच्छा जी। तो अगर ए 2 है बी 3 है तो ये पूरी वैल्यू आ गई 5, तो सी की वैल्यू 5 है, यानी कि एन की वैल्यू 5 है। इसके रेशियो को 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। दो क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे, इस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाओ है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होकर, सीखने में टाइम लगता है। दिमाग लगाओ, आप खुद करो, आप कर लोगे खुद। और फिर मैं सिखाऊंगा, आपसे नहीं भी बना तो अगला क्वेश्चन आप खुद करना। ऐसा ही है। व्हेन 1 लीटर वाटर इज एडिड टू ओरिजिनल मिक्सर, अपने पास कोई मिक्सर है, मान लो ओरिजिनल मिक्सर है, इसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, तो कौन सी दो चीज़ें मिलाई हैं? ओरिजिनल मिक्सर के अंदर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। एडिड टू ओरिजिनल मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये एक ओरिजिनल मिक्सर है मिल्क एंड वाटर का, इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया हमने 1 लीटर, ये बता रहे हैं। द न्यू मिक्सर, तो यहाँ पर जो नया मिक्सर बना इन दोनों को मिलाने पर, उसके अंदर 25% दूध था। ठीक है। तो ये जो वाटर मिलाया इसके अंदर कितना दूध था? वाटर के अंदर तो 0% दूध होएगा, इनको मिलाने पर जो दूध आया वो 25% था। ओरिजिनल मिक्सर में कितना दूध था उसने बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन आधी पड़ी है। तो कैसे सोल्व करोगे? यहाँ से तो आप सोल्व नहीं कर सकते, आगे पढ़ो। अब तक तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है सोल्व होने की। कोई मिक्सर था, उसके अंदर पानी ऐड किया तो फाइनली जो मिक्सर बना उसके अंदर 25% मिल्क था। द न्यू मिक्सर, जो न्यू मिक्सर बना, मैं यही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो नया मिक्सर बना उसके अंदर 25% दूध था, उसके अंदर 2 लीटर मिल्क मिलाया गया। अच्छा, ये जो न्यू मिक्सर बना है इसके अंदर क्या मिलाया गया? 2 लीटर मिल्क, इसके अंदर मिल्क मिलाया गया। ओके, इस न्यू मिक्सर में कितने परसेंट मिल्क था? 25%। इसके अंदर जो मिल्क मिलाया गया उसके अंदर कितना मिल्क होएगा? 100%। इस न्यू मिक्सर के अंदर 2 लीटर मिल्क मिलाया, तो फाइनली जो मिल्क है 40%। फाइनल जो मिक्सर बना उसके अंदर 40% मिल्क था। यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन की उन्हें सोल्व करने लायक, यहाँ से कर लेते हैं सोल्व। इन दोनों के बीच में फर्क 60 का, इन दोनों के बीच में 15 का, 1:4। ये जिस क्वांटिटी में है और ये जिस क्वांटिटी में, उसका रेशियो 1:4 है। और एग्जामिनर ने बता रखा है कि भैया ये जो मिल्क मिलाया था 2 लीटर मिलाया था, तो इसका 4 गुना है ये, तो पक्का न्यू मिक्सर 8 लीटर था। और ये न्यू मिक्सर बना कैसे था? एक बार स्टार्टिंग से पढ़ना। व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू द ओरिजिनल मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, न्यू मिक्सर कंटेन इतने परसेंट मिल्क। कोई ओरिजिनल मिक्सर था, उसके अंदर वाटर ऐड किया, फिर न्यू मिक्सर बना था। ठीक है। ओके, वाटर कितना ऐड किया था? 1 लीटर ऐड किया था। न्यू मिक्सर तो टोटल 8 लीटर है, वाटर 1 लीटर ऐड किया था, यानी कि ओरिजिनल मिक्सर 7 लीटर होएगा। ठीक है जी। अब देख लेते हैं। देखो, आपको रेशियो मिल गया, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। रेशियो मिल गया, ये 7 है, तो और रेशियो का एग्जैक्ट चीजें मिल गई, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, उससे रेशियो मिल गया। न्यू मिक्सर के अंदर दूध है 25%, इस वाटर के अंदर कितना दूध है? मैं तीनों जगह एक ही परसेंटेज लिख सकता हूँ। वाटर के अंदर तो सर 0% है। ठीक है। यहाँ पर कितना दूध है बता सकते हैं, यही पूछा है और वो यही पूछेगा, और क्या पूछेगा। ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं अब। 25 8 200, 200, 1 × 0 0 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो कि दिस प्लस 0 200, तो आप बोलो सर यहाँ पर 200 ही होगा, 200 + 0 = 200। ठीक है। तो 7 हिस्सा, यहाँ पर अगर x% है तो 7 × x = 200, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 / 7। ये उत्तर है भाई। 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 4 बटे 7%, ऑप्शन सी। ठीक है। डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, एक बार इसके सॉल्यूशन को फिर से देख लो ताकि उस क्वेश्चन को आप करो, आपको अच्छा लगेगा। एक बार इसके सॉल्यूशन को फिर से देख लो, खुद करके देख लो, स्टार्टिंग से करके देख लो। ठीक है, मकरा नहीं मारना, लेजीनेस नहीं दिखानी, फिर ये क्वेश्चन करो। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तसल्ली से करो।
व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, 1 लीटर पानी ऐड किया गया तो उसके अंदर परसेंटेज क्या था, 20% था। देखो मुझे फाइनली कितना परसेंट था वो पता चल गया, पानी में कितना परसेंट था वो पता चल गया, लेकिन दूसरे वाले के अंदर कितना परसेंट था वो नहीं पता चला। इन्फॉर्मेशन अधूरी है, मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। नए मिक्सर के अंदर 20% एसिड था, लेकिन इसके अंदर जब 1 लीटर एसिड मिलाया तो फाइनली एसिड इतना हो गया। अब मुझे पता है, देखो इसके अंदर 20% एसिड है, जो मैंने 1 लीटर एसिड मिलाया है, एसिड में तो 100% एसिड होएगा, इसके अंदर 100% एसिड है, और फाइनली इन दोनों को मिलाने पर इतने परसेंट एसिड है। अब यहाँ से मैं सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये परसेंटेज जो है ये बहुत ही गंदे तरीके से दे रखी है, तो क्यों ना फ्रैक्शन यूज़ कर लें भाई, फ्रैक्शन यूज़ कर लें फिर, आपकी इजाज़त प्लीज़। फ्रैक्शन, बिकॉज 33/1/3 है। ठीक, तो हमने क्या किया, जो नया मिक्सर है, जो न्यू मिक्सर है, उसके अंदर हमने मिलाया एसिड। ठीक है, न्यू मिक्सर के अंदर एसिड कितना है, 20%, यानी कि 1/5। जो एसिड मैंने मिलाया है उसके अंदर एसिड कितना है, 100%, तो 100% को फ्रैक्शन में 1 रिप्रेजेंट करेगा, फ्रैक्शन में कंप्लीट वैल्यू इस 1। जब इन दोनों को मिलाया तो ओवरऑल एसिड हो गया इतने परसेंट, मैं फ्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ इसकी, यानी कि 1/3। तो सर क्या फ्रैक्शंस को ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर सकते हो बट हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन है नीचे 3 और 5 है, तो हम तीनों वैल्यूज़ को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज़ को 15 गुना करोगे तो इंटू 15 करोगे तो 5 दिए 15, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर तो 15 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 3 5 15। तीनों वैल्यूज़ को सेम गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम तो फाइनली रेशियो ही लेते हैं डिफरेंस का, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। एक्चुअल वैल्यू तो हमें वैसे भी नहीं मिलती, यहाँ से रेशियो ही मिल रहा होता है। 15 और 5 का फ़र्क 10, 3 और 5 का फ़र्क 2, तो 5:1 ये रेशियो है। ठीक है, जो एसिड और नया मिक्सर था उसकी क्वांटिटी का रेशियो 1:5, और एसिड उसने बताया था 1 लीटर मिलाया है मैंने, तो 1 की जगह 1 है, यानी कि जो रेशियो है वही एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो न्यू मिक्सर 5 लीटर था भाई, और ये न्यू मिक्सर मिला कैसे था, जो ओरिजिनल मिक्सर था 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू ए मिक्सर, जो पहले ओरिजिनल मिक्सर था उसके अंदर पानी ऐड किया तब न्यू मिक्सर मिला था, और पानी कितना ऐड किया गया था, पानी ऐड किया था उसने 1 लीटर, तो इसका मतलब ये मिक्सर कितना होगा, 4 लीटर। ठीक है, इसके अंदर न्यू मिक्सर के अंदर, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बिकॉज पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, इस न्यू मिक्सर के अंदर कितना था एसिड, 20% था। ठीक है, इस पानी के अंदर एक ही चीज़ की परसेंटेज लिखेंगे, एसिड की, एसिड की, एसिड की। पानी के अंदर कितने परसेंट एसिड होएगा, 0%। यहाँ पर कितने परसेंट एसिड है, मान लो मैंने मान लिया x%। ठीक है, तो 4 × x 4x प्लस 1 × 0 0 इज इक्वल टू 20 × 500, 0 तो है ही 0, 4 से मारा 25 पर x इज इक्वल टू 25। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, सो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। इससे अगली कंसेप्ट लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं क्या, मिक्सर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जब भी मैं क्लास लेता हूँ उसके बाद आपने क्या करना होता है भाई, अगर आपको ये लगता है कि क्लास लंबी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया करो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया करो, लेकिन अगली वीडियो देखने से पहले जो मैंने क्लास के अंदर क्वेश्चन करवाए हैं, कितने क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, 20 25 एट द मैक्स 27 28 एक क्लास के अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, अगली क्लास लेने से पहले एक बार उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया करो दोबारा से, आपके कंसेप्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए चलेंगे।